अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर कमर ज़मान है। मैं न्यूरोलॉजिस्ट हूँ शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल इस्लामाबाद में और हमारा आज का मौजू है मिर्गी एपिलेप्सी। मुख्तलिफ अक़साम है, डिपेंड करता है कि वो दिमाग के किस हिस्से से राइज़ हो रहे हैं। बाज़ दौरों में ऐसे जिसमें मरीज़ सिर्फ चंद सेकंड या उनके लिए जैसे स्टिल हो जाता है ये, बाज़ में जो है वो मरीज़ जो है वो उसको ख़ास फीलिंग आती है जैसे गैस ऊपर को आ रही है। मिर्गी का दौरा बड़ा खौफनाक होता है, जिन लोगों ने नहीं देखा तो वो स्पेशली पेरेंट्स के लिए या स्कूल में अगर बच्चे को होगा तो बच्चे बहुत पैनिक हो जाते हैं कि जी क्या हो गया, बिकॉज वो एक अजीब सडन शॉक सा आता है और एक ख़ास कैफियत होती है। जो बेस्ट हम कर सकते हैं तो ये कि पेशेंट को सेफली आप एक साइड पे लिटा दें। कुछ दफ़ा हमारे बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जिनको ऐसा जॉब कर रहे थे सऊदी अरेबिया में या दुबई में, उनको और फिर इसकी वजह से उनको जॉब लूज़ करना पड़ी। उसकी वजह से जो है वो एक स्टिग्मा सोसाइटी में स्टिग्मा बन गया कि जी ये तो कोई जिन है, या मरीज़ हमें अलामात बताता है कि जी मरीज़ को ये कैफियत होती है या वीडियो अगर उनके पास है तो उसकी बेस पे तशख़ीस होती है। जो बाकी टेस्ट हम करते हैं MRI या EEG वो बेसिकली रीज़न देखने के लिए। मिर्गी बेसिकली ब्रेन का एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें मरीज़ को दौरे या झटके पड़ सकते हैं। अब वो वजह मौरूसी जेनेटिक भी हो सकती है और एक्वायर्ड भी हो सकती है। मिर्गी में जो दौरे पड़ते हैं उसमें एक करंट जनरेट होता है दिमाग में ख़ास हिस्से से। यूजली वो करंट जनरेट होता है डैमेज एरिया से। वो डैमेज जो है वो जेनेटिक भी हो सकता है मौरूसी, या फिर एक्सीडेंट फालेज या इन्फेक्शन की वजह से जो ब्रेन डैमेज हो जाए तो उससे भी ये करंट जनरेट हो सकता है जिससे मरीज़ को दौरे पड़ सकते हैं। देखिए फिट्स की दो अक़साम है, एक है मिर्गी के दौरे और दूसरे हम कहते हैं साइकोजेनिक फिट्स। तो जो है जो दूसरे साइकोजेनिक फिट्स हैं वो यूजली जो है वो ज़्यादातर नफ्सियाती वजूहात से होते हैं। उसकी जो कैफियत है वो मिर्गी वाले दौरे से क्वाइट डिफरेंट होती है। मिर्गी का दौरा बड़ा टिपिकल है, मैं इसकी प्रेजेंटेशन पता है कि जी उस दौरान मरीज़ ख़ास तरीके से हाथ पाँव मोड़ते हैं, झटके लगते हैं। जबकि जो दूसरे फिट्स हैं उसमें जो है ना मरीज़ को बाज़ झटके लगना ये वाली चीज़ नहीं होती है। मरीज़ सिर्फ बेहोश हो जाता है घंटे 2 घंटे के लिए और फिर दोबारा होश में आ जाता है। देखिए पाकिस्तान में तो एपिलेप्सी अराउंड 10 आउट ऑफ एवरी 1000, हर 10,000 में से 10 लोगों को मिर्गी हो सकती है ये। और प्रिवेलेंस इंटरनेशनल भी तकरीबन इससे मिलता जुलता ही है तकरीबन। मोस्ट कॉमन जिसको कहते हैं जेनेटिक मौरूसी काजेस, उसमें जो है वो जब ब्रेन दिमाग बन रहा होता है तो उस दौरान कुछ जो है वो आइन चैनल्स हैं वो ठीक से नहीं बन सकते जिसकी वजह से ये करंट जनरेट दिमाग में होता है। वो दूसरी है कि इसकी एक्वायर्ड वजूहात, जैसे फालिज के बाद अक्सर लोगों को मिर्गी हो सकती है, एक्सीडेंट के बाद हो सकती है, इन्फेक्शन के बाद हो सकती है, कोई ट्यूमर अगर दिमाग में उससे भी मरीज़ को मिर्गी हो सकती है। तो ये सारी एक्वायर्ड काजेस हैं। ज़्यादा कॉमन जो है वो हमारे पास जेनेटिक वजूहात हैं। देखिए एक तो फैमिली हिस्ट्री, स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री जिनकी है उनमें रिस्क ज़्यादा होता है। दूसरा ड्यूरिंग बर्थ जिनको ऑक्सीजन की कमी हुई हो या मदर को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कोई कॉम्प्लिकेशन रही हो तो उन लोगों में इसका रिस्क ज़्यादा होता है। यूजली प्रिवेलेंस मेल और फीमेल में बराबर ही है, मतलब ये नहीं कि लड़कों में ज़्यादा हो या लड़कियों में ज़्यादा हो, दोनों जेंडर में हो सकता है। बड़ों में तो हमने देखा कि जी जिस अचानक मरीज़ जो है वो टिपिकल उसका दौरा है कि जिस्म सख्त होता है, एक आवाज़ सी आती है, मरीज़ अकड़ के गिर जाता है और उसके हाथ पाँव मुड़ जाते हैं, उसके बाद फिर झटके लगते हैं। उससे जो है ना वो मरीज़ की आंखें ऊपर को मुड़ जाती हैं और खर की आवाज़ें अक्सर आप देखेंगे आती हैं, ज़बान कट जाती है, अक्सर छोटा पेशाब बाज़ निकल जाता है और झटकों के फेज़ के बाद फिर मरीज़ बेहोशी में चला जाता है जिसको हम कहते हैं पोस्ट इक्टल फेज़ यूजली। लेकिन बहुत दौरों की मुख्तलिफ अक़साम है, डिपेंड करता है कि वो दिमाग के किस हिस्से से राइज़ हो रहे हैं। बाज़ दौरों में ऐसे जिसमें मरीज़ सिर्फ चंद सेकंड या उनके लिए जैसे स्टिल हो जाता है ये, बाज़ में जो है वो मरीज़ जो है वो उसको ख़ास फीलिंग आती है जैसे गैस ऊपर को आ रही है, सर को चढ़ रही है, चक्कर वाली कैफियत होती है। बाज़ दफ़ा ये जिसको कहते हैं डीजा वू कि जैसे ये काम जगह पहले आ चुकी हो या ये काम पहले हो चुका हो, या बाज़ मरीज़ सिर्फ हंसना स्टार्ट कर देता है या सिर्फ रोना भी प्रेजेंटेशन हो सकती है फिर इसकी। एपिलेप्सी की डिफरेंट टाइप्स हैं, बहुत सारी, डिपेंड करता है कि किस एज पे स्टार्ट हुआ, डिफरेंट सिंड्रोम्स हैं और हर एक में फ्रिक्वेंसी हर पेशेंट में डिफरेंट होती है। बाज़ पेशेंट को एक दिन में 6 फिट्स पड़ रहे होते हैं, बाज़ को मतलब हफ्ते में एक पड़ता है, बाज़ को साल में एक फिट पड़ सकता है। तो फ्रिक्वेंसी डिफरेंट टाइप ऑफ एपिलेप्सीज में डिफरेंट हो सकती है। जो
जो बेस्ट हम कर सकते हैं, एक तो ये कि पेशेंट को सेफली आप एक साइड पे लिटा दें, ये उसके पास ऐसी चीज़ ना हो जैसे आग या कोई मशीनरी जिससे चोट लग सके। दूसरा, पेशेंट को एक साइड पे टर्न कर लें, ये राइट या लेफ़्ट साइड पे, और उस मरीज़ को पकड़ने की ज़रूरत नहीं है, उससे भी फ्रैक्चर हो सकता है। ना मुंह में कुछ चम्मच या कोई चीज़ डालना है, क्योंकि उससे दांत वाला बाजा टूट सकता है। उसमें सेफली मरीज़ को साइड पे लिटाना है। जब दौरा 2 से 3 मिनट से लंबा नहीं चलता, जब दौरा कंप्लीट हो जाए तो आपने मुंह को क्लियर कर देना है साइड पे, और ताकि सांस में भी इशू ना हो, और फिर आप डॉक्टर से या इमरजेंसी से रजू कर सकते हैं। देखिए, एपिलेप्सी का डायग्नोसिस क्लिनिकल है टोटली। इसमें कोई भी ऐसा टेस्ट नहीं कि जिससे आपको मरीज़ को तशखीस कर सकें। बेसिकली जो मरीज़ हमें अलामात बताता है कि जी मरीज़ को ये कैफियत होती है, या वीडियो अगर उनके पास है तो उसकी बेस पे तशखीस होती है। जो बाकी टेस्ट हम करते हैं MRI या EEG, वो बेसिकली रीज़न देखने के लिए कि हो क्यों रहे हैं, कोई ट्यूमर तो नहीं है, इन्फेक्शन तो नहीं है, या फिर किस किस्म के दौरे हैं, वो EEG पे हमें पता चलता है ये। लेकिन इसका डायग्नोसिस बेसिकली क्लिनिकल है, अलामात की बुनियाद पर था। हमारे पास जो है फार्माकोलॉजिकल ऑप्शंस है और नॉन फार्माकोलॉजिकल। फार्माकोलॉजिकल से मुराद ये कि दवाइयाँ, मेडिसिन, ये तो उसके लिए हमारे पास काफ़ी सारी नई दवाइयाँ भी अवेलेबल हैं जो सेफ़र हैं, और उससे काफ़ी इफेक्टिवली हम फिट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। कुछ केसेस में ये होता है कि दवाइयों से फिट्स कंट्रोल नहीं होते, तो उस केस में हम नॉन फार्माकोलॉजिकल ऑप्शन, जिसमें कुछ हैं डाइटरी थेरेपीज, जिसको हम कहते हैं कीटोजेनिक डाइट है या लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स डाइट है। वो कुछ सर्जिकल ऑप्शंस भी हैं जो कुछ फोकल एपिलेप्सीज में इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें ब्रेन के कुछ खास हिस्से को ऑपरेट करते हैं और मिर्गी कंट्रोल में आ सकती है। अब कुछ ऐसे डिवाइसेस भी आ गए हैं जो ब्रेन में बैटरी लगाना जैसा, जिनसे मिर्गी ट्रीट हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल मेडिसिन आप लें तो उसके साइड इफ़ेक्ट तो हैं, बट वो उनका बेनिफिट ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू रिस्क, और डिपेंड करता है डिफरेंट एज ग्रुप से हम डिफरेंट दवाई स्टार्ट करते हैं। ये इसमें देखना यही होता है कि हम वो दवाई इस्तेमाल करें जिससे मरीज़ को साइड इफ़ेक्ट कम से कम हो और फिर उनके बेहतर कंट्रोल हो। ये लेट्स से अगर एक मेडिसिन सूट नहीं कर रही तो हम नंबर 2, नंबर 3 और ऑप्शंस पे जा सकते हैं। एपिलेप्सी का जो है ना वो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ पे काफ़ी इफेक्ट होता है। अगर आपके फिट्स कंट्रोल नहीं है, फॉर एग्जांपल स्पेशली बच्चे, तो उनमें लर्निंग डिसेबिलिटी, जैसे चीज़ें याद करने में या स्कूल में कोई इशूज़ हो सकते हैं। उसके साथ साइकोलॉजिकल इवेंट लाइक डिप्रेशन, एंग्जाइटी, वो बढ़ सकती है। उसके अलावा पेशेंट को अगर फिट्स पड़ते रहते हैं, गिर सकता है, चोट लग सकती है, फ्रैक्चर्स हो सकते हैं, उनको हार्ट डिजीज़ ज़्यादा कॉमन है, उनको जॉइंट इशूज़ ज़्यादा हो सकते हैं, और उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ अफेक्ट होती है। कुछ दफ़ा हमारे बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जिनको ऐसा जॉब कर रहे थे सऊदी अरेबिया में या दुबई में, उनको और फिट्स की वजह से उनको जॉब लूज़ करना पड़ी। उसकी वजह से जो है ना वो उनका एक स्टिग्मा, सोसाइटी में स्टिग्मा बन गया कि जी ये तो कोई जिन है या ऐसा वो। लेकिन उनकी जब मेडिसिन ने स्टार्ट की तो मतलब दे आर डूइंग सो वेल, और वो भी टोटली कंट्रोल है। फिर दोबारा उन्हें जॉब रीस्टार्ट कर ली है, उनके वो इशूज़ जो थे वो सारे रिजॉल्व हो चुके हैं। मिर्गी के मरीज़ों को खासकर अपनी नींद पूरी करनी चाहिए। अच्छा, दूसरा फ्लिकरिंग लाइट्स, जैसे आपको लाइट ऑफ करके टीवी देख रहे होते हैं या मोबाइल स्क्रीन जो फ्लिकर कर रही होती है, उससे फिट्स पड़ने का खदशा ज़्यादा होता है। बाकी कुछ और ट्रिगर्स हैं लाइक वो फीवर हो, बुखार हो, उस दौरान फिट्स पड़ सकते हैं, या स्ट्रेस है, या मेडिसिन स्किप करने ऐसी चीज़ें जिससे फिट्स ट्रिगर हो सकते हैं। तो उसमें हम मरीज़ को ये एडवाइस करते हैं कि इन चीज़ों पर ज़रा ख्याल करें। इंपॉर्टेंट बात जो मिर्गी के मरीज़ों के लिए एक जो है वो है कि उनको ड्राइव नहीं करना था, क्योंकि फिट्स कंट्रोल नहीं है, और तो उनको ड्राइव बिल्कुल नहीं करना। इसके लिए इलाज बने हुए हैं, स्पेशली जो है वो अगर आपके मेडिसिन पे आप ले रहे हैं और उसके बावजूद फिट्स कंट्रोल नहीं हो रहे, तो आपको ड्राइव नहीं करना, क्योंकि देखिए फिट्स को हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि ये किस वक्त होगा। अगर आप ड्राइव कर रहे हैं और फिर पड़ जाता है तो ना सिर्फ आपकी अपनी ज़िंदगी ख़तरे में पड़ सकती है, बल्कि रोड पे जो और लोग जा रहे हैं उनकी लाइफ भी ख़तरे में पड़ सकती है। तो स्पेशली ड्राइविंग को बिल्कुल अवॉइड करना है, अनलेस कि आपका डॉक्टर आपको रिकमेंड ना करे कि आप ड्राइव कर सकते हैं।